बूढ़ी राजकुमारी और जवान राजकुमार। कुलबंद का राजा बलवंत अपने राजमहल में अपनी रानी सविता और राजकुमारी सुमित्रा के साथ बैठा बातें कर रहा था। राजा साहब, हमारी नन्ही सी राजकुमारी सुमित्रा कब बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। इसी को तो समय का खेल कहते हैं रानी साहिबा। हम सोच रहे हैं अब हमें अपनी राजकुमारी बिटिया का विवाह किसी राजकुमार के साथ तय कर देना चाहिए। पिताश्री, हम उसी से विवाह करना चाहते हैं जो हमारे दिल को भाए। तभी राजा के पास उसके महल का एक नौकर आता है। महाराज, आपके लिए यह खत आया है। नौकर राजा को खत देकर वहाँ से चला जाता है। तभी राजा उस खत को खोलकर पढ़ता है। राजा साहब, मैं आपका बचपन का मित्र हरिया बोल रहा हूँ। मैंने अपने घर पर 100 गरीब लोगों को दावत पर बुलाया है और मैं चाहता हूँ आप मेरे घर पधारिए और ये शुभ कार्य आप अपने हाथों से कीजिए। अरे वाह, हरिया भाई साहब तो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। हमारा मित्र बड़ा ही दयालु है रानी साहिबा। हम सब अवश्य जाएंगे हरिया के घर। 2 दिन बाद राजा बलवंत अपनी रानी और बेटी राजकुमारी के साथ अपनी बग्घी में बैठकर पास के नगर में अपने बचपन के मित्र हरिया के घर आता है। हरिया के घर में उसकी पत्नी साधना और गोरा सुंदर जवान बेटा दिनेश था। आइए राजा साहब, मुझ गरीब के बुलाने पर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे आमंत्रण पर हम कैसे ना आते भला। तभी सब घर में बैठते हैं तो सुमित्रा की नजर दिनेश पर पड़ती है। दिनेश जी तो कितने सुंदर हैं। अगर ये मेरे राजकुमार बन गए तो मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। सब आपस में बातें करने लगते हैं। शाम के समय हरिया, तुमने हमें इतना प्रेम, इतनी इज्जत दी, इसके लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। पिताश्री, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तभी राजा, रानी और राजकुमारी तीनों हरिया के घर से बाहर आते हैं। बोलिए बिटिया। पिताश्री, हमें दिनेश जी बहुत पसंद हैं और हम चाहते हैं कि हमारा विवाह उन्हीं से हो। क्या, सच में? जी पिताश्री। राजा बहुत ही खुश होने लगता है। तभी सब हरिया के पास आते हैं और राजा हरिया को सारी बात बताता है। क्या राजा साहब, आप? हरिया खुशी से राजा के कदमों में गिर जाता है। तभी सब दिनेश और राजकुमारी का विवाह तय कर देते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा विवाह राजकुमारी के साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी राजकुमारी सुमित्रा दिनेश को लेकर घर से बाहर आती है। दिनेश जी, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको हमने पसंद किया है। राजकुमारी जी, मैं कैसे आपको बताऊं? क्या हुआ दिनेश जी? क्या करूं? ये इतने बड़े राज्य की राजकुमारी हैं। अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो इनका दिल टूट जाएगा और मैं इतनी सुंदर राजकुमारी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर क्या करूं? राजकुमारी जी को बताना भी जरूरी है। दिनेश जी, क्या सोच रहे हो आप? राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर आपसे विवाह करने के बाद मैं आपको कभी पति वाला प्रेम नहीं दे पाऊंगा। आखिर क्यों दिनेश जी? क्योंकि मैं एक साक्षी नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। आप बहुत अच्छी हो राजकुमारी जी, और काफी सुंदर भी हो। वो कोई बदनसीब ही होगा जो आपसे विवाह ना करने की बात करेगा, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं साक्षी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। दिनेश की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात का समय राजकुमारी अपने महल में अपने कमरे में अकेली आईने के सामने खड़ी थी। इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। लोग हमारे हुस्न की झलक पाने के लिए तरसते हैं और वो दिनेश, एक मामूली सी लड़की के लिए हम जैसी सुंदर राजकुमारी को ठुकरा रहा है। दिनेश जी, हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपका विवाह होगा तो केवल हमसे ही होगा। आपको हासिल करना अब यही हमारे जीवन का मकसद है दिनेश जी। अगले दिन राजकुमारी सुमित्रा
अपने नौकरों के साथ बग्घी में सवार होकर पास के नगर में आती है। भोला, इस नगर में साक्षी कहाँ रहती है? इस बात का तुरंत पता लगाकर साक्षी को नगर के बाहर दरिया के पास ले आओ। जी राजकुमारी साहिबा। भोला और 2 नौकर उस नगर में साक्षी नाम की लड़की को तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें साक्षी का घर मिल जाता है। साक्षी घर के आंगन में अकेली बैठी थी। क्या तुम ही साक्षी हो? तभी वो नौकर साक्षी को पकड़कर उसी नगर से बाहर दरिया के पास लेकर आते हैं, जहाँ राजकुमारी सुमित्रा खड़ी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? भोला, तुम सब महल जाओ। सारे नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कौन हो तुम? कमाल है, इस राज्य का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान हर कोई हमें जानता है और तुम हमें नहीं पहचानती। हम राजकुमारी सुमित्रा हैं, राजा बलवंत की इकलौती राजकुमारी। क्या राजकुमारी साहिबा, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि दिनेश जी मुझे छोड़कर तुमसे विवाह करने की बात कर रहे हैं? मैं और दिनेश जी एक दूसरे से जी जान से प्रेम करते हैं। दिनेश जी केवल मेरे हैं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब लड़की की औकात नहीं है दिनेश जी से शादी करने की। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे और दिनेश के रास्ते से हट जाओ। अगर तुम हमारी ये बात मानोगी तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारा जीवन ही संवर जाएगा। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी साहिबा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। दिनेश जी केवल मेरे हैं। तभी राजकुमारी सुमित्रा साक्षी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे रस्सी से अपनी बग्घी से बांधकर खींचने लगती है। साक्षी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। थोड़े समय बाद साक्षी जमीन पर तड़पते हुए अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। इस जन्म में दिनेश जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर राजकुमारी सुमित्रा वहां से चली जाती है। साक्षी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर खून से लाल हो चुका था। साक्षी बेतहाशा तड़प रही थी। मेरे दिनेश को मुझसे छीन रही हो ना तुम राजकुमारी? मेरी बद्दुआ है तुझे कि तेरी सारी सुंदरता चली जाए और जो भी तुझे देखे वो तुझसे मुंह फेर ले। तभी साक्षी की आंखें और सांसें दोनों बंद हो जाती हैं और साक्षी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब साक्षी की मौत की खबर दिनेश को मिलती है तो दिनेश का रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। तभी पिता के कहने पर दिनेश कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लेता है। अब विवाह के बाद दिनेश राजकुमारी सुमित्रा के महल में ही राजकुमारी के साथ रहने आ जाता है। विवाह की पहली रात राजकुमारी अपने आलीशान कमरे में बैठी थी। तभी अचानक राजकुमारी सुमित्रा बूढ़ी हो जाती है और उसका शरीर और चेहरा बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती हैं। अरे ये क्या हो गया हमें? हमारा शरीर ऐसा क्यों हो गया? तभी राजकुमारी आईने के सामने आकर खुद को देखती है तो अपने इस बुढ़ापे वाले अवतार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया हमें? हम बूढ़े कैसे हो गए? तभी वहाँ दिनेश आता है। राजकुमारी जी, ये क्या हो गया आपको? आप बूढ़े कैसे हो गए? दिनेश जी, देखिए ना क्या हो गया हमें। हम अचानक से बूढ़े कैसे हो गए? राजकुमारी का चेहरा काफी बदसूरत हो चुका था। तभी वहाँ राजा और रानी आते हैं। वो भी राजकुमारी का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? माँ, माँ! राजकुमारी अपनी माँ के गले से लिपटकर खूब रोने लगती है। अगर राज्य में किसी को राजकुमारी के इस रूप की खबर भी लग गई ना तो सब हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे और हम ये कतई नहीं चाहते कि इस राज्य में हमारा अपमान हो।
मैं किसी वैद्य या चिकित्सक को लेकर आता हूँ। नहीं दामाद जी, राजकुमारी की इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें राजकुमारी को मृत्यु दंड देना होगा। ये सुनकर राजकुमारी सुमित्रा और रानी सविता रोने लगते हैं। ये आप क्या बोल रहे हो राजा साहब? नहीं राजा साहब, ये गलत है। हम कोशिश तो करके देखते हैं ना, शायद राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। हम इनकी इस बीमारी की खबर बाहर नहीं जाने देंगे। तभी सब राजकुमारी को एक कमरे में कैद कर देते हैं। उसके बाद दिनेश और राजा राजकुमारी का काफी इलाज करवाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। काफी इलाज, काफी टोटके आजमाकर भी राजकुमारी सुमित्रा का ये बुढ़ापा नहीं जाता। एक शाम राजा एक ज्ञानी पुरुष को लेकर अपने राजमहल में आता है और उन्हें राजकुमारी की बीमारी की सारी बात बताता है। तभी ज्ञानी पुरुष अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी के ऊपर आए इस बुढ़ापे के राज का पता लगा लेते हैं। राजकुमारी का ये बुढ़ापा राजकुमारी की ही गलती के कारण आया है। राजकुमारी ने दिनेश की प्रेमिका साक्षी को जान से मारकर बहुत बड़ा पाप अपने सर पर मोल लिया है। साक्षी की ही बद्दुआ से राजकुमारी सुमित्रा को यह बुढ़ापा आया है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या राजकुमारी ने किसी की हत्या कर दी? तभी राजकुमारी सुमित्रा सबको सारी बात बताती है। मुझे पाने के लिए आपने एक गरीब लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया राजकुमारी जी। सब राजकुमारी को बुरा भला कहने लगते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि साक्षी के साथ गलत करने पर हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ज्ञानी बाबा, मेरी राजकुमारी को इस समस्या से बाहर निकालने का कोई तो उपाय होगा ना। राजकुमारी को उसे स्थान पर जाकर साक्षी की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी जहां राजकुमारी ने साक्षी की हत्या की थी। शायद साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ कर दे और शायद राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में प्रवेश कर जाए। तभी राजकुमारी सुमित्रा गिरते पड़ते महल से बाहर दौड़ती हुई आती है। कोई भी राजकुमारी सुमित्रा को इस बुढ़ापे वाले अवतार में पहचान नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी सुमित्रा और सब उस दरिया के पास आते हैं जहां राजकुमारी ने साक्षी को जान से मारा था। साक्षी, साक्षी, हमें माफ कर दो साक्षी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। साक्षी, हमें माफ कर दो। राजकुमारी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी वहां साक्षी की आत्मा आती है। ये देखकर वहां खड़े राजा, रानी, दिनेश और सब दंग रह जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? उस दिन तो आप मुझे बहुत अकड़ दिखा रहे थे और आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे क्षमा मांग रहे हो। कहाँ गई आपकी वो अकड़? साक्षी, हमें क्षमा कर दो, हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है साक्षी, हमें क्षमा कर दो साक्षी, क्षमा कर दो। तभी राजकुमारी के लाख मिन्नतें करने के बाद, 1000 बार गिड़गिड़ाने के बाद भी साक्षी की आत्मा राजकुमारी को माफ नहीं करती। साक्षी, अब तुम तो मेरे जीवन में नहीं हो, ना मैं तुम्हें कभी पा सकूंगा, पर मेरे जीवन में अब राजकुमारी जी हैं। इनके लिए ना सही, पर मेरे लिए राजकुमारी जी को क्षमा कर दो। ये सुनकर साक्षी की आत्मा दुखी हो जाती है। दिनेश जी, आप इस जन्म में भी मेरे हैं और अगले 7 जन्मों तक आप मेरे ही हो। भले ही मेरा शरीर आपके साथ नहीं होगा, पर ये आत्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको जी भरकर प्यार करेगी दिनेश जी। तभी साक्षी की आत्मा राजकुमारी सुमित्रा के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद राजकुमारी सुमित्रा पहले की तरह सुंदर और जवान हो जाती है। ये देखकर सब बहुत खुश होने लगते हैं। उसके बाद राजकुमारी के शरीर में साक्षी की आत्मा हमेशा के लिए प्रवेश पा लेती है। अब दिनेश को राजकुमारी सुमित्रा का भी प्यार मिलने लगा और साक्षी का भी, जिसके बाद एक जिस्म 2 आत्मा अपने राजकुमार दिनेश के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगे। हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है।
काफी पुरानी बात है। एक नगर में सरला नाम की एक विधवा अपने 2 बच्चे दीपू और रणवीर के साथ रहा करती थी। ये दोनों अभी कुछ बड़े ही हुए थे कि सरला ने इनको काम पर लगाना ही ठीक समझा। रणवीर बेटा, दीपू पिछले 3 महीने से एक ही दुकान पर काम कर रहा है। अभी तक 200 रुपए महीना कमा कर भी ला रहा है, लेकिन तुम सुबह के निकले शाम को घर में घुसते हो और अभी तक कुछ भी कमा कर नहीं लाए। माँ, मैं अभी तक काम सीख रहा था, इसलिए कुछ नहीं ला पाया। अब आप देखना मैं कितने अच्छे पैसे कमा कर लाता हूँ। ये कहकर रणवीर घर से निकल गया। माँ, भैया भला कौन सा काम सीख रहे थे जो 3 महीने में उनको कुछ नहीं मिला? इस पर सरला के मुंह से कोई जवाब नहीं बना। रणवीर दोपहर का घर से निकला था और शाम होने तक उसकी कोई खबर नहीं आई। जब रात के 8 बज गए तो सरला को उसकी चिंता होने लगी। ये रणवीर अभी तक आया क्यों नहीं? इतनी रात तक तो कोई काम नहीं होता। माँ, मुझे नहीं लगता कि भैया कोई पैसे वैसे लेकर आने वाले हैं। वो हमेशा की तरह आवारागर्दी करते हुए फिर रहे होंगे। तभी रणवीर घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरे बारे में कुछ भी बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है दीपू। ये देखो माँ, उसने सरला के हाथ में पैसे रखते हुए कहा। मैंने कहा था ना कि मैं इस दीपू से ज्यादा पैसे कमा कर लाने वाला हूँ। ये देखिए, ये पूरे 1000 रुपए हैं। हे भगवान, 1000 रुपए! इतने पैसे देखकर सरला और दीपू दोनों ही चौंक पड़े। भैया, मैं इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, तब भी महीने के 200 रुपए कमा रहा हूँ। आप एक ही दिन में इतने पैसे कैसे कमा सकते हैं? तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो, समझे? ये कहकर रणवीर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जौहरी लाला की आवाज सुनकर सरला और दीपू की आंख खुल गई। सरला बहन, अरे ओ सरला बहन। सरला और दीपू उठकर कमरे से निकले तो चौखट पर लाला को एक आदमी के साथ खड़ा हुआ पाया। कहिए लाला जी, आपका इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सरला बहन, तुम्हारा बेटा रणवीर कल शाम मेरे पास एक हार लेकर आया था और मैंने उसे 1000 रुपए देकर खरीद लिया था। लेकिन अभी अभी पता चला कि वो हार कल रात इनके घर से चोरी हुआ था, इसलिए मैं इनको लेकर यहाँ आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। तुम उसकी तरफदारी मत करो, बुलाओ वो कहाँ है। बेटा रणवीर, जरा बाहर आना। माँ की आवाज सुनकर रणवीर आंखें मलता हुआ कमरे से उठकर बाहर आया। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? उसने जैसे ही लाला और उस आदमी को खड़ा देखा तो हक्का बक्का रह गया। अरे वो रणवीर, जो हार तू मुझे रात बेच कर आया है वो तुझे कहाँ से मिला था, जरा बताएगा? ये सवाल सुनकर रणवीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। देखो लाला, कल रात मैंने एक अमीर आदमी को पानी में डूबने से बचाया था। वो हार मुझे उसी ने इनाम के रूप में दिया था। तुमको उससे क्या मतलब? नहीं, वो हार मेरे घर से कल ही चोरी हुआ था। तू झूठ बोल रहा है। ये सुनकर सरला और दीपू समझ गए थे कि रणवीर झूठ बोल रहा है। सरला ने उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं चोरी के पैसों को स्वीकार करूंगी? अब मैं इसको शहर कोतवाला के हवाले करने वाला हूँ। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। सरला ने उसके आगे हाथ जोड़े और विनती की। वो सारे पैसे जो रणवीर ने उसे दिए थे वो भी उसने लाला को वापस कर दिए और लाला ने भी वो हार उस अमीर आदमी को दे दिया। ठीक है, तुम्हारा ख्याल करके इसको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा इसे समझा देना। जी जी भाई साहब, समझा दूंगी। ये क्या माँ, जितने पैसे वो 3 महीनों में नहीं दे पाया मैंने एक दिन में आपको लाकर दे दिए और आपने मुझे ही थप्पड़ लगा दिया। हराम की कमाई से किसी का भी भला नहीं होता, तो इस बात को समय से समझ ले तो अच्छा होगा। रणवीर पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने आगे भी चोरी करना जारी रखा और अब सरला ने भी हार मान ली। वो भी कब तक उसको समझाती। उसने अपना और दीपू का खाना पानी अलग कर लिया और रणवीर अपने चोरी के पैसों से अपना खर्चा चलाने लगा। धीरे धीरे 12 साल गुजर गए। अब रणवीर 22 साल का हो गया था और दीपू 21 साल का। एक सुबह दोनों भाई नदी में नहाने के लिए गए थे। तभी पानी में एक लड़की बहती हुई दिखी। अरे, ये तो कोई लड़की है, लगता है बेहोश है। दीपू ने उसको संभाला और किनारे तक लेकर आया। अरे, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है।
रणवीर उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने उसके पेट पर हाथ रखकर दबाया और उस लड़की के पेट में घुसा पानी मुंह के जरिए बाहर आया। और तभी लड़की होश में आ गई। अब तुम ठीक हो? ठीक कैसे नहीं होगी, मैंने जो इसको बचाया है। रणवीर के झूठ पर दीपू उसको हैरानी से देखने लगा। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, इसलिए तुम पर मेरा अधिकार है। नहीं भैया, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसकी जान बचाई है। दीपू और रणवीर दोनों ही उस लड़की पर मोहित हो गए थे। इन दोनों को बहस करता देख लड़की हंसने लगी। आप लोगों को ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जिसने भी मेरी जान बचाई है मैं उसकी आभारी हूँ, लेकिन मुझे आप में से किससे शादी करनी चाहिए ये फैसला करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? मैं आप दोनों को 3 माह का समय देती हूँ। इन 3 माह के अंदर आप दोनों में से जो भी सबसे अमीर होगा मैं उसी से शादी करूँगी। फिर तो तुम मुझसे ही शादी करोगी, देखती रहना। अब मैं चलती हूँ, आप दोनों से 3 माह बाद मिलूंगी। अब आपका नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम नृत्या है। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई। ये दोनों भाई घर पहुँचे और सरला को सब कुछ बताया। अगले दिन से दीपू ने और ज्यादा मेहनत से अपना काम करना शुरू किया और रणवीर ने अब दिन और रात हर वक्त चोरी करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन दीपू कुछ खास पैसे जमा नहीं कर पाया। रणवीर ने चोरी चकारी जारी रखी और एक दिन वो काफी सोच विचार के बाद सरला से बोला, माँ, मैं इस घर को और अच्छे से बनवा रहा हूँ, आप दीपू को लेकर इस घर से निकल जाओ। ये तो क्या कह रहा है, तू अपनी माँ को घर से निकालेगा? माँ, नृत्या यहाँ आएगी और उसको पता चलेगा कि ये पूरा घर मेरा नहीं है तो वो मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। आप इस घर को छोड़ दो, मैं आपको एक छोटा सा घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर सरला को बहुत दुख हुआ। तू इस घर के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ रहना जो पैसे देखकर तुझसे शादी करने वाली है। मुझे तेरी चोरी की कमाई का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अपने बच्चे के साथ मैं कहीं भी रह लूंगी। सरला दीपू को साथ लिए उस घर को छोड़कर बाहर निकल आई। माँ, अब तो हमारे पास रहने को घर भी नहीं है, अब मैं आपको कहाँ लेकर जाऊंगा? मेरे बच्चे, तेरी हलाल की कमाई के जरिए मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाए तो भी मैं बहुत खुश रहूंगी। तू मेरी चिंता मत कर। अब दीपू ने अपने मालिक से बात की तो उसने कहा, दीपू इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, अगर इसके लिए मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। माताजी, आप बिल्कुल ना घबराइए, मैं आपके लिए एक कुटिया का इंतजाम कर देता हूँ। दीपू के मालिक ने रणवीर के घर के सामने वाली जमीन पर दीपू को एक कुटिया बनवा कर दे दी। उसके बाद दीपू अपनी माँ के साथ उसी कुटिया में रहने लगा। घर में आते जाते रणवीर की नजर जब भी उनकी कुटिया पर पड़ती तो वो उनका मजाक बनाकर खूब हंसता, लेकिन दीपू फिर भी सब्र का दामन थामे रखता और उसे कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे 3 माह गुजर गए और एक दिन नृत्या अपने पिता के साथ दीपू के घर पहुंची। दीपू ने कुटिया से देखा कि नृत्या आई है तो वो और सरला बाहर आकर उसे देखने लगे। तभी रणवीर भी घर के बाहर आया। ये मेरे पिताजी हैं। मैंने इनको आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया था और जो वादा मैंने आप दोनों से किया था उसके बारे में भी। हाँ तो नृत्या, देखो ये है मेरा घर और वो सामने है उस दीपू की झोपड़ी। अरे वाह, ये घर तो काफी अच्छा बना हुआ है। देखो माँ, आपने कहा था ना कि बिना मेहनत की कमाई से कभी भला नहीं होता। अब नृत्या इसी पैसे की वजह से मुझसे शादी करेगी और आप उस झोपड़े में आराम से अपने दीपू के साथ रहना। ये सुनकर नृत्या मुस्कुराने लगी। नृत्या, तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। अब बताओ कि तुम मुझसे शादी कब करने वाली हो? इस पर नृत्या ने दीपू की तरफ देखते हुए कहा, मैं दीपू से शादी करूंगी। ये सुनकर दीपू हैरान रह गया और सरला भी चौंक पड़ी। वहीं रणवीर भी अचंभे में आ गया। है? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि जो हम में से अमीर होगा उससे शादी करोगी। तुम्हारे पास एक बड़ा घर है जो शायद 1 लाख का होगा, बस इतना ही ना? हाँ, लेकिन दीपू के पास तो सिर्फ एक कुटिया है। रणवीर,
इस दुनिया में पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन माँ का प्यार तुम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। जो बुरे वक्त में खुद भूखी रहकर तुमको खाना खिलाती है, पालन पोषण में अपनी हस्ती तबाह कर देती है, उस माँ को तुमने घर से निकाल दिया। तभी से तुम दीपू से गरीब हो गए थे। दीपू के पास ना दौलत है ना बड़ा घर, लेकिन उसके पास माँ है। इसका मतलब वो तुमसे ज्यादा अमीर है। ये सुनकर सरला की आंख से खुशी के आंसू निकल आए। दीपू भी खुश था और अपनी किस्मत पर उसे हैरानी भी हो रही थी। देखो, मेरा इस दुनिया में नृत्या के अलावा कोई नहीं है और नृत्या की शादी तुमसे होने वाली है, तो मेरी सारी संपत्ति भी तुम्हारी ही होगी दीपू। नृत्या के पापा ने नृत्या की शादी दीपू से करवा दी और उनको रहने के लिए एक बड़ा सा घर भी दे दिया। दीपू, सरला और नृत्या बड़ी शान से उस घर में रहने लगे। वहीं रणवीर बस पछताता रह गया। उसे दुख था कि अगर वो हलाल से पैसे कमाता और माँ को साथ रखता तो आज उसके पास सब कुछ होता।